हेलो दोस्तों। चलिए स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। आज का जो होने वाला है साइंस के अंतर्गत आज हम देखेंगे फूड यानी कि आहार को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आहार, फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। फूड से हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व प्राप्त होता है यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट में बांट कर सकते हैं, मुख्य या स्थूल। मुख्य यानी कि पोषक तत्व या तो मुख्य होगा और सूक्ष्म होगा यानी कि कम मात्रा में होगा। जो मुख्य होगा वो 90% और जो सूक्ष्म पाया जाएगा वो लगभग 4% होगा। मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बांटेंगे। मेजर का बात किया जाए यानी कि मैक्रो का बात किया जाए तो मेजर यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत वाटर, मिनरल्स और विटामिन आते हैं। वाटर और मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और विटामिन्स ये ऑर्गेनिक हो जाएगा। वाटर, मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा। और अगर बात किया जाए मेजर का यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम देखते हैं फर्स्ट है बैलेंस डाइट। अगर देखा जाए बैलेंस डाइट किसे कहा जाएगा? तो वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाएगा। वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो तो उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। जैसे प्रोटीन हो 20%, वसा हो 20% और कार्बोहाइड्रेट हो 60% तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। प्रोटीन 20%, वसा 20% और कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक 60% हो तो उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, तो बैलेंस डाइट किसे कहा जाएगा? तो वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। ये वर्ड यूज करना है, उचित मात्रा में उपलब्ध हो, जिसमें प्रोटीन और वसा 20%, दोनों प्रोटीन वसा 20% और कार्बोहाइड्रेट 60% हो तो उसे हम बैलेंस डाइट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। अगर बात किया जाए प्रोटीन का खोज किया गया था मुल्डर के द्वारा। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की, वही नाम रखा था बर्जीलियस ने। याद रखना है प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया। प्रोटीन का खोज मुल्डर के द्वारा किया गया और नाम दिया गया बर्जीलियस के द्वारा। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया। मुल्डर ने प्रोटीन का खोज किया और नामांकन बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। अगर बात किया जाए अर्थ है प्रथम स्थान। प्रोटीन का मतलब होता है, अर्थ होता है प्रथम स्थान यानी कि फर्स्ट प्लेस। ये अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुलक का बात किया जाए यानी कि पॉलीमर यानी कि मोनोमर से ही बनता है पॉलीमर, यानी कि शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड। शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड पेप्टाइड बनाएगा। लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन कहलाता है। अगर शॉर्ट चेन एमिनो एसिड का छोटा चेन होगा तो वो बनाएगा पेप्टाइड, वही लॉन्ग चेन एमिनो एसिड का बनाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? तो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक है। अगर चेन छोटा होगा तो वो बनाएगा पेप्टाइड और अगर वो चेन बड़ा होगा तो वो बनेगा प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन। ये शरीर के निर्माण पदार्थ होते हैं। प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। याद रखना है प्रोटीन ये शरीर के निर्माण पदार्थ हैं। प्रोटीन क्या है? तो ये शरीर के निर्माण पदार्थ हैं। ये टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं तथा ये शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। शरीर के निर्माण करते हैं, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं एवं शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। सभी जीवों में प्रोटीन भिन्न भिन्न है, कारण अमीनो अम्ल के क्रम बदलने से सभी जीवों में प्रोटीन अलग अलग होते हैं। सभी प्रोटीन में आवश्यक तत्व पूछा जाता है। सभी प्रोटीन में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी आवश्यक तत्व हैं। प्रोटीन में आवश्यक तत्व होता है CHON। अगर पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में, और प्रोटीन पूछा जाएगा तो CHON, ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। S और P यानी कि सल्फर और फास्फोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, बात किया जाएगा अगर प्रोटीन का, तो प्रोटीन में मेनली रूप से पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हालांकि सल्फर और फास्फोरस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। एमिनो एसिड से ही बना है प्रोटीन। एमिनो एसिड का पॉलीमर एमिनो एसिड मोनोमर है प्रोटीन का, और एमिनो एसिड के लंबे चेन से एक प्रोटीन का निर्माण होता है और वही छोटी चेन से पेप्टाइड का निर्माण होता है। अगर बात किया जाए मनुष्य में, तो मनुष्य में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए आवश्यक का, तो ये वे अमीनो अम्ल जो भोजन में लेना जरूरी होते हैं वो आवश्यक होते हैं और इनकी संख्या है 10। और अनावश्यक का बात किया जाए तो ये अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनते हैं वो अनावश्यक होते हैं और इसकी संख्या है 10। टोटल मनुष्य में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आवश्यक हैं 10 और अनावश्यक 10 हैं। आवश्यक में जो हमें भोजन में लेना जरूरी होता है और अनावश्यक में उसे रखेंगे जो हमें शरीर में बनता है। जैसे ट्रिप्टोफेन,
ट्रिप्टोफेन, मिथियोमेनिन, ये सभी हमें भोजन से ग्रहण करना पड़ता है। वही ग्लाइसिन, टायरोसिन, ये हमारे मनुष्य के शरीर में ही पाया जाता है। अर्ध आवश्यक कौन सा है? तो अर्ध आवश्यक दो है, ए और एच यानी कि अर्जिनाइन और हिस्टाडाइन ये अर्ध आवश्यक होते हैं। गंधयुक्त अमीनो एसिड का बात किया जाए तो मिथियोनिन और सिस्टीन ये गंधयुक्त अमीनो एसिड होते हैं। मिथियोनिन और सिस्टीन ये दोनों गंधयुक्त अमीनो एसिड हैं। स्रोत बात किया जाए अगर प्रोटीन का स्रोत तो बाल, नाखून, खुर, सींग में क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के बाल, नाखून, खुर और सींग में क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वही दूध में केसीन पाया जाता है। दूध में अगर बात किया जाए तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है जो 80% होता है। मुख्य रूप से दूध में केसीन प्रोटीन और अन्य प्रोटीन का बात किया जाए तो लेक्ट एल्बुमिन और लेक्ट ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। बाल, नाखून, खुर, सींग में मनुष्य के केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और दूध में बात किया जाएगा तो दूध में मुख्य रूप से केसीन प्रोटीन पाया जाता है लगभग 80%। एल्बुमिन का बात किया जाए तो लेक्ट एल्बुमिन और लेक्ट ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है लगभग 20% दूध में। वही मानव रक्त का बात किया जाए, अंडा का बात किया जाए तो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव रक्त में मेनली रूप से एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है और एल्बुमिन में ही ग्लोबुलिन प्रोटीन है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो मुख्य रूप से पाया जाता है। त्वचा अस्थि में कैलोजिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाने वाला है कैलोजिन। मनुष्य में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो त्वचा में कैलोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वही अस्थि की बात किया जाए तो इलास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के अस्थि में इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। वही मनुष्य के त्वचा में कैलोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और यह मनुष्य में सर्वाधिक प्रोटीन है। मनुष्य का बात किया जाए तो मनुष्य के त्वचा में कैलोजिन नामक प्रोटीन, वही अस्थि में इलास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मानव में सर्वाधिक यही प्रोटीन होता है, कैलोजिन नामक प्रोटीन। अगर बात किया जाए मनुष्य का ब्लड का थक्का जमना तो यह होता है फाइब्रिनोजेन के कारण। फाइब्रिनोजेन के कारण यह थक्का जमता है और प्रोथ्रोम्बिन जमाने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन यह थक्का बनाने में सहायक होता है। मेज में बात किया जाए तो यह है जीन प्रोटीन। मेज में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ का बात किया जाए तो गेहूँ में ग्लूटेन और ग्लाइडिन, गेहूँ में ग्लूटीन और ग्लाइडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चावल का बात किया जाए तो ओराइजिन, चावल में ओराइजिन प्रोटीन, चावल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम ओराइजिन के नाम से जाना जाता है। और दूध में केसिन प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन और ग्लाइडिन। सिल्क का बात किया जाए तो सिल्क में फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क में फाइब्रोइन प्रोटीन और सेरिसिन प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क में फाइब्रोइन और सेरिसिन। चावल में ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। व्हीट में ग्लूटीन और ग्लाइडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात किया जाए गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में तो क्रोमोसोम में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात किया जाए अगर प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। कुपोषण यानी कि PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी कि मैल न्यूट्रिशन मीन्स गंदा न्यूट्रिशन, खराब। मैल का मतलब बतलाए थे कमी यानी कि डिफिशियंसी यानी कि खराब। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होगा। प्रोटीन की कमी के कारण PEM होगा। और इसके अंतर्गत दो रोग होता है, मरासमस और क्वासिओरकर। मरासमस और क्वासिओरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला दो प्रमुख रोग है। फर्स्ट है मरासमस, सेकंड है क्वासिओरकर। ठीक है, PEM कहलाएगा प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अगर बात किया जाए प्रोटीन का स्रोत मुख्य रूप से स्पाइरुलिना में 65% प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन का बात किया जाए तो यह पाया जाता है स्पाइरुलिना में लगभग 65%। वही सोयाबीन, राजमा और रागी में 46% तक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में, राजमा में और रागी में लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है। दाल बात किया जाए तो दाल भी एक उच्च कोटि का प्रोटीन पाया जाता है लगभग 26%। मांस मछली का बात किया जाए तो ये लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है दाल मांस मछली में। दूध, पनीर, अंडा का बात किया जाए तो लगभग 12%। दूध, पनीर, अंडा का बात किया जाए तो लगभग 12% प्रोटीन पाए जाते हैं। मांस मछली में 22%, दाल में 26%, सोयाबीन, राजमा, रागी में लगभग 46% और स्पाइरुलिना में सबसे अधिक लगभग 65% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया या अमोनिया कहलाता है। शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो होता है यूरिया या अमोनिया। ये प्रोटीन के विघटन से ही बनते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्रोटीन के विघटन से बनते हैं और प्रमुख नाइट्रोजन युक्त प्राप्त है अपशिष्ट पदार्थ हैं यूरिया और अमोनिया।
यूरिया और अमोनिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का बात किया जाए तो ये CHO यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं और रेशियो होता है 1:1 एग्जाम्पल है ग्लूकोज C6H12O6 1:1 का रेशियो में पाया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 होगा। कार्बोहाइड्रेट बना होता है CHON से, वही CHO से बना होता है कार्बोहाइड्रेट और CHON से बना होता है प्रोटीन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रेट। एग्जाम्पल है ग्लूकोज C6H12O6। ये प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनकी मात्रा आहार में सबसे अधिक होती है, लगभग 55 से 60%। सबसे अधिक मात्रा होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट का, लगभग 55 से 60%। खिलाड़ी खेल से पहले इनका सेवन करता है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तुरंत ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, कार्ब्स लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कणों के जमाव से दंत क्षय होता है। कार्बोहाइड्रेट कणों के जमाव से दंत क्षय, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के जमाव से दंत क्षय होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, जिन्हें शर्करा कहते हैं यानी कि शुगर कहते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, इन्हें शुगर कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत का बात किया जाए तो अनाज, शहद, बिस्किट, अंगूर, आलू, केला, गुड़, गन्ना, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। अनाज में गेहूं, जौ, मक्का, चावल इत्यादि हो जाएंगे। अगर बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज, इसका सामान्य नाम है रक्त सरल दच्छ शर्करा। सुक्रोज का बात किया जाए तो सुक्रोज, प्रदीप, इन्वर्ट, इच्छू, व्यापारिक, टेबल शर्करा, ये सभी है। फ्रक्टोज का बात किया जाए तो सबसे फ्रुक्टोज, यह सबसे मीठी शर्करा है। यह पाया जाता है शहद में, फल शर्करा में। फ्रुक्टोज यह फ्रूट शुगर कहलाता है, सबसे मीठी शर्करा होती है, यह पाया जाता है शहद में। लैक्टोज का बात किया जाए तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा, फ्रैक्टोज को फ्रूट शुगर और सुक्रोज को टेबल शुगर के रूप में जाना जाता है, टेबल शर्करा के रूप में। माल्टोज का बात किया जाए तो माल्ट शर्करा के रूप में जाना जाता है माल्टोज को, और माल्टोज पाया जाता है मेनली जौ, मक्का, गेहूं में। ग्लैक्टोज का बात किया जाए तो ग्लैक्टोज को कहा जाता है मस्तिष्क शर्करा। ग्लैक्टोज को कहा जाता है मस्तिष्क शर्करा। अगर बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट का तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं। वही डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये सभी डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत याद रखना है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोज आते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोज ये सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं। अगर बात किया जाए माल्टोज का, माल्टोज तो यह ग्लूकोज के मिलने से बना है। माल्टोज का बात किया जाए तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनाता है माल्टोज। पूछ लिया जाता है माल्टोज किसका मिश्रण है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज का। ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माल्टोज। वही ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ ऐड करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को ऐड करेंगे प्राप्त होगा हमें सुक्रोज, और ग्लूकोज को ग्लैक्टोज के साथ ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लैक्टोज। तीनों याद रखना है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोज को ग्लूकोज से ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज इक्वल टू सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये प्राप्त होगा लैक्टोज। अगर ग्लूकोज में ग्लूकोज ऐड करेंगे तो वो प्राप्त होगा माल्टोज, ग्लूकोज में ग्लैक्टोज मिलाएंगे प्राप्त होगा लैक्टोज, और ग्लूकोज में फ्रैक्टोज मिलाएंगे प्राप्त होगा सुक्रोज। चलते हैं आगे। पौधे में भोजन संचय होता है स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन संचय होता है स्टार्च के रूप में, जो ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला कलर देता है। स्टार्च आयोडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्च जो है आयोडीन के साथ वो नीला कलर देता है। भोजन संचय में बीज में, फल में इत्यादि में। पौधे में भोजन जो संचय होता है बीज में या फल में होता है, और स्टार्च के रूप में संचय होता है। ग्लूकोज के बहुलक है। स्टार्च जो है आयोडीन के साथ नीला कलर प्रदान करता है। नेक्स्ट है जंतु में भोजन संचय। जंतु में भोजन संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु में भोजन संचय होता है ग्लाइकोजन में, और पौधे में भोजन संचय होता है स्टार्च के रूप में। जंतु में भोजन संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु
जंतुजन कहलाता है। यह यकृत में संचित होता है। पेशी में ग्लूकोज का बहुलक है। मात्रा होता है लगभग 500 ग्राम। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। यह सेल्यूलोज का बात किया जाए तो यह ग्लूकोज का बहुलक है। सेल्यूलोज यह ग्लूकोज का बहुलक है। यह पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेल्यूलोज। क्वेश्चन पूछा जाता है पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो पादप का कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है, जबकि जानवर इसका पाचन कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों के आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है जो सेल्यूलोज के पाचन में एंजाइम निकालता है। याद रखना है, सेल्यूलोज के पाचन में एंजाइम निकालता है ई कोलाई, और यह जानवरों में ही पाया जाता है। सेल्यूलोज के पाचन में रिस्पॉन्सिबल होता है ई कोलाई नामक जीवाणु। ठीक है, मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, हालांकि जानवर में इसका पाचन कर देते हैं, क्योंकि जानवरों के आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाने के कारण ये जीवाणु सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। यह रेयॉन रेशा कपास लकड़ी कपास में पाया जाता है। सेल्यूलोज का बात किया जाए तो रेयॉन रेशा में कपास में लकड़ी में कपास में पाया जाता है। कपास में लगभग 90% पाया जाता है। नेक्स्ट है वसा यानी कि फैट्स यानी कि लिपिड्स बायोलॉजी में इसे नाम दिया जाता है लिपिड्स। स्रोत अगर बात किया जाए लिपिड्स का तो दूध, मक्खन, घी, तेल, फ्राइड फूड इत्यादि होता है। दूध में भी भैंस का दूध अगर है तो उसमें वसा का मात्रा होता है 7.2%। भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है 7.2%। वही गाय में होता है 3 से 4%। गाय में 3 से 4%, भैंस में 7.2%, घी, तेल में 100% वसा होता है। अगर बात किया जाए वसा का तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं। CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक ऊर्जा किस में देता है, तो यह देता है वसा। लेकिन हम सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे, तो यह है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वसा में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है, लगभग कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना से भी अधिक। कैलोरी मान होता है सबसे अधिक। अगर बात किया जाए कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ये भूख हड़ताल और उपवास के समय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। वसा भूख हड़ताल और उपवास के समय ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। शरीर में वसा का विघटन जो होगा वो लाइपोलाइसिस कहलाता है। शरीर में वसा का विघटन लाइपोलाइसिस कहलाता है, और शरीर में वसा का निर्माण लाइपोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस मीन्स विघटन, लाइसिस मीन्स विघटन, और जेनेसिस मीन्स निर्माण। शरीर में वसा का विघटन लाइपोलाइसिस कहलाता है और शरीर में वसा का निर्माण लाइपोजेनेसिस कहलाता है। दोनों वर्ड याद रखना है, लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस का बात किया जाए तो शरीर में वसा का विघटन कहलाता है लाइपोलाइसिस, और शरीर में वसा का निर्माण लाइपोजेनेसिस कहलाता है। अगर बात किया जाए कि वसा का तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की बना होता है। वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की बना होता है, यानी कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का। फैटी एसिड का 3 अणु और ग्लिसरॉल का 1 अणु से मिलकर बनता है वसा। फैटी एसिड का 3 अणु और ग्लिसरॉल का 1 अणु से मिलकर बना होता है वसा। वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए वैक्स का यानी कि मोम का, तो मोम एक मोनोग्लिसराइड है। मोम यानी कि वैक्स एक मोनोग्लिसराइड है। यह फैट और ग्लिसरॉल का मिश्रण होता है। फैट 1 यूनिट और ग्लिसरॉल 1 यूनिट से बनता है मोनोग्लिसराइड यानी कि वैक्स। भोजन से प्राप्त ऊर्जा में कैलोरी नोट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापी जाती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम किलो कैलोरी में मापेंगे। एक स्वस्थ पुरुष में विश्राम के लिए 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ पुरुष के लिए विश्राम की 3000 किलो कैलोरी और कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। वही अगर बात किया जाएगा महिला का, तो महिला को विश्राम के लिए 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। महिला को विश्राम के लिए 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कठिन कार्य करने वाले महिलाओं को 2500 किलो कैलोरी और गर्भवती महिलाओं को 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 किलो जूल। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 किलो जूल, यानी कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.286 जूल। 4.286 जूल। नेक्स्ट है पोषक तत्व और प्रति ग्राम ऊर्जा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से हम प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हम प्रति 1 यूनिट से 1 ग्राम से 1 कार्बोहाइड्रेट से हम प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त करेंगे 4 किलो कैलोरी। और वही वसा से प्राप्त बात किया जाए तो 9.3 किलो कैलोरी या 37 किलो जूल। प्रोटीन से
4.2 किलो कैलोरी और अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी, अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, वसा से 9.3 किलो कैलोरी, प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी और अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जो होगा वो होगा हमें वसा से 9.3 किलो कैलोरी या 37 किलो जूल। नेक्स्ट है पोषक तत्व और दैनिक आवश्यकता। अगर बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट का, तो प्रति ग्राम हमें दैनिक आवश्यकता होती है 5 ग्राम यानी कि 350 ग्राम, प्रति किलोग्राम 350 ग्राम। प्रोटीन का बात किया जाए तो 1 ग्राम और वसा 1 ग्राम हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम, अगर बात किया जाए शरीर को ऊर्जा मिलने का क्रम का, तो सबसे अधिक जो हमें शरीर को ऊर्जा मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे अधिक शरीर को ऊर्जा मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद वसा से और सबसे कम है प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। वसा जो होते हैं रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और बात किया जाए अगर विटामिन से, तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक, उसके बाद वसा और सबसे कम होता है प्रोटीन से। वसा का बात किया जाए तो ये सभी रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज का फॉर्म का होगा या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। अगर बात किया जाए ग्लिसरॉल का, तो ग्लिसरॉल कृत्रिम आंसू बनाने में उपयोगी होता है। ग्लिसरॉल यह कृत्रिम आंसू बनाने में उपयोगी होता है। ग्लिसरॉल यह बायोडीजल का सह उत्पाद भी है। ग्लिसरॉल का बात किया जाए तो कृत्रिम आंसू के निर्माण में यूज किया जाता है ग्लिसरॉल का। यह बायोडीजल का सह उत्पाद है, साबुन का सह उत्पाद है। इसका उपयोग साबुन को पारदर्शक बनाने में किया जाता है। ग्लिसरॉल का प्रयोग हम साबुन को पारदर्शक बनाने में करते हैं। यह एक प्रकार का एल्कोहल है। ग्लिसरॉल यह एक प्रकार का एल्कोहल है जिसका यूज हम कृत्रिम आंसू बनाने में, बायोडीजल का सह उत्पाद है, साबुन का सह उत्पाद है एवं साबुन को पारदर्शक बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल। वसीय अम्ल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, यह सूत्र होता है COOH यानी कि वसीय अम्ल का। अगर बात किया जाए वसीय अम्ल, तो ये 2 प्रकार के होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, इसमें कार्बन कार्बन श्रृंखला के मध्य एकल बंध पाया जाएगा। अगर एकल बंध पाया जाएगा तो यह सैचुरेटेड होगा, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो यह अनसैचुरेटेड होगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड होगा तो वो सैचुरेटेड होगा, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर बात किया जाए सैचुरेटेड का, तो ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। सैचुरेटेड ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं यानी कि सॉलिड होते हैं। वही अनसैचुरेटेड का बात किया जाए तो ये तरल होंगे। अगर बात किया जाए सैचुरेटेड का, तो इनका गलनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है। और अगर बात किया जाए अनसैचुरेटेड का, तो अनसैचुरेटेड का निम्न तापमान होता है। सैचुरेटेड का बात किया जाए अगर संतृप्त वसा का, तो संतृप्त वसा इनका गलनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है। संतृप्त वसा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। संतृप्त वसा जो होंगे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे क्योंकि धमनी में इनका जमाव हो जाता है। संतृप्त वसा जो कार्बन कार्बन होंगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, इनका गलनांक उच्च होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। क्यों हानिकारक होंगे? तो क्योंकि ये धमनियों में जाकर जम जाते हैं। और अगर बात किया जाए अनसैचुरेटेड का, तो ये लाभप्रद होते हैं। अगर बात किया जाएगा सैचुरेटेड का, तो सैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो जाएगा घी, साबुन, जंतु वसा, नारियल का तेल, चिड़ का तेल, ये सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। वही अनसैचुरेटेड का बात किया जाए तो मछली का तेल और वनस्पति का तेल, ये सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। अगर बात किया जाए पिमेटिक अम्ल एग्जाम्पल का, तो पिमेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, ये सभी सैचुरेटेड है। वही लिनोलिक अम्ल और ऑलिक अम्ल, ये सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिनोलिक अम्ल और ऑलिक अम्ल ये दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। वही पिमेटिक अम्ल और एस्टेरिक अम्ल ये सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। नेक्स्ट है विटामिन। अगर बात किया जाए विटामिन का, तो विटामिन की खोज हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। वही नामांकन विटामिन का सी फंक ने किया। विटामिन का खोज हॉपकिंस के द्वारा और नामांकन सी फंक ने किया। अगर बात किया जाए भोजन को गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। याद रखना है, अगर भोजन को गर्म किया जाता है तो वो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन का पाचन ना होता है, ना ही हमें विटामिन से ऊर्जा मिलती है। ये अपापचय नियंत्रण यानी कि मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहा जाता है। विटामिन को मेटाबॉलिक रेगुलेटर कहा जाता है। विटामिन खोज किया गया हॉपकिंस के द्वारा, नामांकन किया गया सी फंक के द्वारा। ये भोजन को गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। ये
मेटाबॉलिक रेगुलेटर यानी कि उपापचय नियंत्रण करते हैं। विटामिन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में विलेयता के आधार पर जल में विटामिन और वसा में विलेय। अगर बात किया जाएगा जल में विलेय यानी कि सॉल्युबल इन वाटर, तो ये विटामिन है बी और सी। बी और सी विटामिन जल में सॉल्युबल है, वही वसा में सॉल्युबल है ADE याद रखना है। कीड़ा KEDA यानी कि KEDA ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। H2O H+OH ये ध्रुवीय H2O ये H+ और OH का है, तो ये ध्रुवीय बनाएगा, अर्थात जो ध्रुवीय होते हैं वही पानी में घुलते हैं जल की ध्रुवीय प्राकृतिक के कारण। जिनकी प्राकृतिक ध्रुवीय नहीं होते हैं वो वसा में घुलते हैं, क्योंकि वसा की प्राकृतिक ध्रुवीय नहीं होते हैं। अगर बात किया जाए विटामिन का, तो विटामिन है ए। विटामिन ए का बात किया जाए तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए केमिकल नेम है रेटिनॉल। और विटामिन ए के कारण जो रोग होता है कमी के कारण वो है रतौंधी। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया इस रोग में आँख सूख जाता है। जीरोथैलेमिया में आँख जो होता है सूख जाता है। क्रीटोमलेशिया कॉर्निया का कोमल होना। क्रीटोमलेशिया 3 रोग याद रखना है, रतौंधी, जीरोथैलेमिया, क्रीटोमलेशिया, ये सभी विटामिन ए के कमी के कारण होने वाला रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया में आँख सूख जाता है और क्रेटोमलेशिया में कॉर्निया कोमल हो जाता है। क्रेटोमलेशिया ये सभी विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगर बात किया जाए विटामिन सी का, तो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, और इसके कारण स्कर्वी के कारण मनुष्य में मसूड़ा से रक्तस्राव होता है। विटामिन सी के कारण कमी के कारण रोग होता है स्कर्वी और मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। अगर बात किया जाए विटामिन डी का, तो विटामिन डी का नाम जो है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया 2 रोग याद रखना है विटामिन डी के कमी के कारण। अगर पूछा जाएगा बच्चा में कौन सा रोग होता है, तो यह होता है रिकेट्स। और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी नरम हो जाता है विटामिन डी के कमी के कारण। ई है, ई का जो नाम है वह है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन ई के कमी के कारण होता है बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन। रक्तस्राव, रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के कमी के कारण, रक्त का थक्का नहीं बनना। नेक्स्ट है विटामिन B1। अगर बात किया जाए बी का, तो विटामिन B1 है, यह है रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 को रासायनिक नाम है थायमीन और B1 के कारण होता है बेरी रोग। B2 का बात किया जाए तो रासायनिक नाम है राइबोफ्लोबिन। और मुंह के छाले विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। मुंह के छाले होते हैं कोलोसिस यानी कि होठ का फटना और ग्लोसाइटिस रोग होता है। राइबोफ्लोबिन यानी कि B2 के कारण कमी के कारण मुंह के छाले पड़ते हैं, कोलोसिस और ग्लाइटोसोसिस रोग होता है। B3 का बात किया जाए तो B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और नियासिन के कमी के कारण रोग होता है। B3 के कमी के कारण प्लेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग होता है। 4D रोग या प्लेग्रा रोग होता है, जिसमें त्वचा शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, यादाश्त कम जाता है और मृत्यु हो जाता है। ये तीनों हो सकता है विटामिन B3 के कारण। B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा वो है नियासिन। नेक्स्ट है B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। B5 यानी कि 5 का मतलब हो जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल। इसमें बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। B5 के कारण पेंटाथेनिक एसिड के कारण बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। B6 का बात किया जाए तो पायरिडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन और B6 के कारण होता है एनीमिया, खून की कमी। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन और बायोटीन के कारण बालों का झड़ना होता है। B7 बायोटीन के कारण होता है बालों का झड़ना। B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड और B9 के कारण होता है खून की कमी, एनीमिया। B12 का बात किया जाए, B12 यानी कि साइनोकोबालामीन, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। B12 यानी कि साइनोकोबालामीन यानी कि साइनो जो वर्ड आता है कोबाल्ट के लिए आता है कोबालामीन, साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और B12 के कारण पेरिनीशियस एनीमिया होता है। पेरिनीशियस एनीमिया B12 के कारण होता है। तो एनीमिया देखें B9 के कारण, B12 के कारण और B6 के कारण, B6, 9, 12 के कारण एनीमिया रोग होता है। और ये 3 टाइप का एनीमिया है। नेक्स्ट है विटामिन ए। सर्वाधिक मात्रा में मिलती है मछली के तेल में। विटामिन ए सबसे अधिक मछली के तेल में मिलता है। इसका अन्य अगर स्रोत बात किया जाए तो गाजर, आम, पपीता, अमरूद, चुकंदर और यकृत है।
यानी कि लीवर भी जो मीट होता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। पीला फल ए का प्रचुर स्रोत होता है। पीला फल जो होता है वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है, जैसे आम, पपीता, गाजर। बीटा कैरोटीन यकृत में पाया जाता है, विटामिन ए बनाता है। बीटा कैरोटीन यकृत में विटामिन ए बनाता है। आम का पीला रंग बात किया जाए तो बीटा कैरोटीन के कारण आम का पीला रंग होता है। पपीता का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण, गाजर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। विटामिन ए बात किया जाए विटामिन ए का तो इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। याद रखना है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। अन्य स्रोत का बात किया जाए तो नींबू, नारंगी, मौसमी, आम, पपीता, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। पीला फल विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं, जैसे अंडा, दूध, अनाज। विटामिन सी नहीं होता है। नोट याद रखना है, अंडा में, दूध में, अनाज में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जो भी चीज़ खट्टा होगा उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। याद रखना है, जो भी चीज़ खट्टा होगा उसमें विटामिन सी लगभग होगा, जैसे अंडा में, दूध में और अनाज, ये सभी में खट्टा नहीं होते हैं, अर्थात इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। चूँकि विटामिन सी पानी में घुलनशील है इसलिए यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। याद रखना है, विटामिन सी और बी पानी में घुलनशील होते हैं, अतः ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरक्षी प्रणाली तंत्र को मजबूत करते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र प्रणाली को मजबूत करते हैं विटामिन सी। घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी। ऊटनी के दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊटनी के दूध, याद रखना है, दूध में तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। विटामिन ऐसे तो अगर गर्म किया जाए तो विटामिन नष्ट होता है, लेकिन विटामिन में भी सबसे अधिक नष्ट होगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होता है। यह कैंसर के उपचार में काम आता है। विटामिन सी कैंसर के उपचार में काम आता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। सर्वाधिक मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी मछली के तेल में सर्वाधिक पाया जाता है। अन्य स्रोत का बात किया जाए विटामिन डी तो सनलाइट, अंडा, दूध, मीट, लीवर में पाया जाता है विटामिन डी। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल यूवी रेज के कारण विटामिन डी बनता है, और कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूवी रेज के कारण विटामिन डी बनता है। टाइप्स ऑफ फैट का बात किया जाए तो विटामिन डी हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। अगर बात किया जाए विटामिन डी को तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन। विटामिन डी हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। यह स्टेरॉयड प्राकृतिक का होता है। इसमें धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी धूप के कारण एक्टिवेट होता है। जब कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का टाइप ऑफ फैट है और जब इस पे यूवी रेज पड़ता है तो बनता है विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल जो एक प्रकार का फैट है, यूवी रेज के कारण विटामिन डी एक्टिवेट होता है। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। स्टेरॉयड प्राकृतिक का होता है। इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि जैसे ही धूप पड़ने पर यह एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का स्रोत है पत्तेदार हरी सब्जियाँ। विटामिन के का स्रोत हो जाएगा पत्तेदार हरी सब्जियाँ। आंत में सूक्ष्मजीव ई कोलाई द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन के यह आंत में ई कोलाई द्वारा संश्लेषित होता है। मानव शरीर में बनने वाला विटामिन है डी और के। मानव शरीर में बनता है कौन सा विटामिन, तो डी और के का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। यह रक्त स्राव रोधी होता है। विटामिन के जो है रक्त स्राव रोधी है। दो विटामिन जो मनुष्य के शरीर में निर्माण होता है, विटामिन डी एंड विटामिन के। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का बात किया जाए तो सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन तेलीय बीज में पाया जाता है। बादाम, मूंगफली, अरंडी, सरसों में भी पाया जाता है। सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। इसे बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। बाल एवं बाल के रंग के लिए यह लाभदायक होता है। बादाम का तेल, बादाम जो है बाल का रंग के लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट है संश्लेषण में सहायक। विटामिन के संश्लेषक में सहायक। अगर बात किया जाए विटामिन के संश्लेषण में प्रोथ्रोम्बिन काम करता है। विटामिन के संश्लेषण में प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन सी के संश्लेषण में कैलोजिन और विटामिन ए के संश्लेषण में रोडोप्सिन संश्लेषक प्रमुख सहायक होता है। विटामिन के संश्लेषण में प्रोथ्रोम्बिन हेल्पफुल होता है। विटामिन सी के संश्लेषण में कैलोजिन और विटामिन ए के संश्लेषण में रोडोप्सिन यूजफुल होता है। अगर बात किया जाए विटामिन B1 का तो स्रोत है B1 साबुत अनाज यानी कि छिलका युक्त। यह पॉलिश युक्त चावलों में अनुपस्थित होता है। विटामिन B1 पॉलिश युक्त चावल में अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दिल दिमाग के लिए यह विटामिन अच्छा होता है। विटामिन B1 दिल दिमाग के लिए अच्छा होता है। अगर बात किया जाए विटामिन B12 का तो B12 का स्रोत है केवल जंतु और उनके उत्पाद में पाया जाता है। मांस, यकृत, दूध, पनीर, अंडा में पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट यानी कि साइनोकोबालामीन यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है। इसका कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। इसकी कमी से शाकाहारियों में होने की संभावना अधिक होती है। विटामिन B12
इसका कमी शाकाहारी में होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह आंत में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बनता है। विटामिन B12 लिवर में संचित रहता है। विटामिन A, D, E, K एवं B12 चार विटामिन जो लिवर में संचित होता है वह है A, D, E, K एवं B12। नेक्स्ट है विटामिन को रक्षात्मक खाद्य की संज्ञा दी जाती है। विटामिन को बात किया जाए तो विटामिन को रक्षात्मक खाद्य की संज्ञा दी जाती है क्योंकि रोगों से रक्षा करता है हमारा विटामिन को रक्षात्मक खाद्य की संज्ञा दी जाती है क्योंकि विटामिन रोगों से रक्षा करता है। चलिए तो इसको यहीं पे करना है समाप्त। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा BMI से स्टार्ट करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स से। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।